स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक्सीलेंट क्लासेस में। एक्सीलेंट क्लासेस की तरफ से मैं हरिओम गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि प्रतिदिन सुबह 7 बजे करंट अफेयर का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाता है, जिसका पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर सुबह 11 बजे यहाँ पर लाइव क्लासेस डिस्कस करते हैं, यहाँ पर दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए और भी यूपी पीसीएस एग्जाम जो 11 अक्टूबर को होने वाला है। साथ ही साथ यहां पर हम शाम को 8 बजे मैथमेटिक्स की लाइव क्लासेस कंडक्ट कराते हैं। इन सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा सकते हैं ताकि आपको विथ टाइम ये वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 1 पर। यहां पर हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2020 कौन जीता है। तो सबसे पहले मैं आपको इन दोनों की फोटो दिखा देता हूं। ये है वह दोनों महान साइंटिस्ट जिनको मिला है हाल में ही नोबेल पुरस्कार 2020 का, और यहां पर हम बात कर रहे हैं इन दोनों वैज्ञानिकों के नाम के बारे में। तो इनका नाम है एमेनुएल सौरपेतिये और जेनिफर एंड डोडेना। यहां पर ऑप्शन नंबर बी और सी हमारे सही है। आपको मैं बेसिकली बता दूं कि यहां पर जो जीन होता है हमारा डीएनए का जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उसमें बेसिकली यहां पर मॉडिफाई करके इन्होंने एक नोबेल अवार्ड अपने नाम किया है। आपको मैं बात बता दूं एमेनुएल सौरपेतिये फ्रांस की है, ये बेसिकली फ्रांस की है, फ्रांस से बिलोंग करती हैं। और यहां पर वे बिलोंग करती हैं डोडुना बेसिकली वर्लिन जो कि जर्मनी की राजधानी है, तो ये वर्लिन से बिलोंग करती हैं और डोडेना बिलोंग करती हैं यहां पर वर्लिन जर्मनी से, और यहां पर एमेनुएल करती हैं फ्रांस से। इनके बारे में आपको मैं बताऊं कि इन्होंने पहले 5 महिलाओं को केमिस्ट्री में नोबेल अवार्ड मिल चुका है और अब 2 महिला वैज्ञानिकों का नाम इससे जुड़ गया है, तो टोटल महिलाओं वैज्ञानिकों की संख्या हो गई है 7। अभी तक 5 महिला वैज्ञानिकों को मिला था, अब इन दोनों का नाम और ऐड हो गया है, तो टोटल हो गई है 7। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 2, रसायन शास्त्र में किस उपलब्धि के लिए दोनों वैज्ञानिक एमेनुएल सौरपेतिये और जेनिफर डोडेना को नोबेल प्राइज चुना गया है। तो यहां पर मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दी थी, अब आपको मैं डिटेल में बता देता हूं इसके बारे में। जो हमारा जीन होता है, जीन अर्थात गुणसूत्र होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, बेसिकली उसमें अब एडिटिंग का तरीका खोज लिया गया है। अर्थात यदि किसी में कोई वंशानुगत रोग पीढ़ी दर दूसरी पीढ़ी में जा रहा है या ऐसा कोई विकार है जिसको यहां पर सही किया जा सकता है जीनोम एडिटिंग के द्वारा, अब ये तरीका खोज लिया गया है और यहां पर एमेनुएल सौरपेतिये और डोडेना जीन टेक्नोलॉजी की मदद से ये अब यह कारनामा करके दिखाया है। और इस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जीनोम एडिटिंग। जीनोम एडिटिंग इसका नाम है इस खोज का, और यहां पर बहुत ही बड़ी खोज मानी जा रही है। बहुत से ऐसे लोग जो यहां पर पैतृक बीमारी से ग्रसित हुआ करते थे, अब उससे इसमें इलाज हो पाएगा। साथ ही साथ यहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जा रहा है आने वाली प्रजाति जो हमारी होती है उसको इंप्रूव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे दोस्तों हमारा, भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन कौन बने हैं। तो इनके बारे में आपको सब कुछ डिटेल से बता देता हूं। सबसे पहले आप इनकी फोटो देखिए। हम बात कर रहे हैं भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन के बारे में। आप इनकी फोटो देखकर इनको पहचान पाएंगे, क्योंकि जब हम जैसे हम मूवी देखते हैं ना दोस्तों, तो मूवी हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक याद हो जाती। क्यों? क्योंकि हमारे साथ सीन चल रहे होते हैं सामने और सीन के साथ साथ यहाँ पर ऑडियो होता है। तो यहाँ पर सेम जब आप फोटो के साथ किसी का नाम याद रखते हैं तो वो काफी लंबे समय तक आपको दिमाग में रहेगा। इनका नाम है दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा जी को यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से सूचना जारी करके दिनेश कुमार खारा अब यहां पर 3 साल के लिए स्टेट बैंक के नए चेयरमैन के पद पर रहेंगे। और यहां पर इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इससे पहले थे रजनीश कुमार को रिप्लेस करके अब आएंगे दिनेश कुमार खारा। रजनीश कुमार जी यहां से रिटायर्ड होकर 6 अक्टूबर को अपना 3 साल का कार्यकाल कंप्लीट कर चुके हैं। अब वित्त मंत्रालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है, दिनेश कुमार खारा अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं यहां पर। इंडो पैसिफिक किसे कहते हैं? जो हमारा पैसिफिक है, प्रशांत महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। इसमें कोई शक की बात नहीं है, चीन अपना लगातार दबाव बढ़ाता जा रहा था। यहां तक बात करें कि दक्षिण चीन सागर में चाइना ने अपना प्रभुत्व ऑस्ट्रेलिया तक बढ़ाने की कोशिश की है, और इसके बढ़ते दबदबे को कम करने के लिए 6 अक्टूबर को 4 देशों, क्वाड क्या होता है? क्वाड मीन्स होता है 4, 4 देशों के संगठन की बैठक किस देश में आयोजित हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको पूरे विश्व के नक्शे पर ले चलता हूं। हम वर्ल्ड मैप पर चलते हैं और हम बात कर रहे हैं यहां पर जापान की, और यहां पर योशिहिदा सुगे यहां के वर्तमान
प्रधानमंत्री बने हैं योशिहिदा सुगा। और यहां पर आपको मैं बता दूं कि शिंजो अबे यहां के जो वर्तमान प्रधानमंत्री थे वो उनके इस्तीफे के बाद योशिहिदा सुगा को जापान का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। और यहां पर इंडो पैसिफिक में चाइना का प्रभुत्व कम करने के लिए यहां पर 4 देशों के संगठन की बात हुई है। और यहां पर राइट आंसर बैठक आयोजित हुई है जापान में। आपको मैं सब कुछ डिटेल से बताऊंगा बेसिकली इसमें कौन कौन से देश हैं। तो इसमें हमारा प्यारा देश भारत है, पहले नंबर पर भारत। 4 देशों के नाम बता देता हूं जो चीन के प्रभुत्व को यहां पर कंट्रोल करने के लिए इस संगठन यहां पर मीटिंग हुई है। तो पहला है भारत, दूसरा है यहां पर जापान जहां पर मीटिंग हुई है, तीसरा देश है यहां पर ऑस्ट्रेलिया के भी संबंध चाइना से अच्छे नहीं हैं, क्योंकि यहां पर जितना कोरोना के कारण नुकसान हुआ था उसकी भरपाई ऑस्ट्रेलिया ने चाइना से करने की बात की थी, होनी भी चाहिए क्योंकि ये चाइना की वजह से ही पूरा विश्व इस कोरोना की महामारी को झेल रहा है। और चौथा देश है अमेरिका। तो इन चारों देशों की यहां पर बैठक आयोजित हुई है जापान में। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पूर्व निदेशक, इनका नाम क्या था? इनका नाम था अश्विनी कुमार। इनका निधन हो गया है 7 अक्टूबर को। वह बेसिकली 2 राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके थे। तो आपको मैं दिखाता हूं सबसे पहले भारत के मैप पर कौन कौन से राज्यों के वह राज्यपाल रह चुके होंगे। तो आप सबसे पहले इस देश के मैप पर उस नॉर्थ ईस्ट स्टेट को पहचानिए और यहां पर बताइए कि कौन सा स्टेट है। आई थिंक आप समझ चुके होंगे, हम बात कर रहे हैं यहां पर नागालैंड और मणिपुर के बारे में। तो यहां पर राइट आंसर है हमारा यहां पर ऑप्शन नंबर डी। अब आपको मैं बता दूं कि उनका जो डेड बॉडी है यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी यहां पर हमारा करेक्ट है। आपको एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं कि यहां पर इनका जो शव है वो हिमाचल प्रदेश में उनके आवास पर एक्चुअली इन्होंने सुसाइड किया है अश्विनी कुमार जी ने। और यहां पर एक सुसाइड नोट भी पाया है और उन्होंने बताया कि यहां पर जीवन से तंग आकर उन्होंने ऐसा कृत्य किया है। लेकिन आपको बता दूं कि यहां पर आप एक चीज यहां मानिए कि राज्यपाल जैसे पद पर जो आसीन रह चुका हो, सीबीआई जहां पर आप सीबीआई जैसे निदेशक के पद पर रह चुका हो, वह भी ये कृत्य कर सकता है। तो यहां पर पैसों से या तंगी से कोई बात नहीं है, बात है तो यहां पर संतुष्टि की। यहां पर एक वजह से एक कदम इन्होंने उठाया और पिछले 6 महीने से मणिपुर राज्यपाल का प्रभार भी इनके पास था और 2013 से 14 तक नागालैंड के गवर्नर भी रहे हैं। तो यहां पर राइट आंसर यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में डले खुर्सनी, एक बेसिकली ये मिर्ची की यहां पर एक प्रजाति है डले खुर्सीनी और इसे जीआई टैग हाल में ही मिला है। एक किस राज्य की है? तो सबसे पहले मैं देश के मैप पर उस राज्य को दिखा देता हूं। आप इस राज्य को पहचान गए होंगे, हम बात कर रहे हैं सिक्किम के बारे में। सिक्किम के बारे में सिक्किम की एक डले खुर्सीनी मिर्ची को जीआई टैग मिला है। बेसिकली ये रेड चेरी चिली भी इसे कहा जाता है और यहां पर दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची में वर्ल्ड हॉटेस्ट चिली के रूप में इसे माना जाता है। दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची होती है सिक्किम की डले खुर्सीनी। और यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि यह चिली दार्जिलिंग हिल और सिक्किम में पाई जाती हैं। आपको थोड़ा सा जीआई टैग के बारे में भी बता देता हूं। आपको जीआई टैग के बारे में एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। जीआई टैग बेसिकली किसी भी इलाके का जो विशेष प्रोडक्ट होता है उसका यहां पर जियोग्राफिकल इंडिकेशन के रूप में यहां पर उसको जाना जाता है। एग्रीकल्चर, हैंडमेड प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है जीआई के टैग के फॉर्म में। तो इसे कहते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेटर। कौन सी जियोग्राफी पर, कौन सी लोकेशन पर उसका इंडिकेशन अर्थात उसकी पहचान क्या है। तो ये है हमारा जीआई टैग। यहां पर राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। इंडो अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसको शॉर्ट में बोलते हैं IACC, इंडो अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किस भारतीय कारोबारी को लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट बहुत बड़ा अवार्ड होता है और लाइफ के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। तो सबसे पहले मैं उनकी फोटो दिखा देता हूं। नो डाउट ये है भारत के टाटा के मालिक, इनका नाम है रतन टाटा। तो यहां पर इंडो अमेरिका चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की तरफ से इन्हें यह सम्मान मिला है। बहुत बड़े गर्व की बात है हमारे देश के लिए। ये अवार्ड 3 अक्टूबर को वर्चुअली कंडक्ट किया गया। बेसिकली यहां पर 3 अक्टूबर को उनको ये अवार्ड यहां पर वर्चुअली अर्थात इंटरनेट के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिया गया। कोरोना महामारी के कारण यहां पर अवार्ड वर्चुअली कराने पड़े। रतन टाटा को अवार्ड भारत और यूएस का बिजनेस के यहां पर प्रणेता माने जाते हैं रतन टाटा। ये टाटा स्टील के, टाटा व्हीकल्स के, टाटा मोटर्स के, यहां पर बहुत सारी टाटा के जो ब्रांड हैं उन सभी के मालिक हैं रतन टाटा। तो यहां पर हम बात करें इसका IACC के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। इंडियन अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो यह पूर्ण राव सुरपेन। पूर्ण राव यहां पर सुरपेन यहां के वर्तमान
अध्यक्ष हैं। और यहां पर बात की जाए इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई में, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं हम। यहां पर भारत में वन्य जीव सप्ताह वर्ल्ड लाइफ वीक कब मनाया जाता है, तो आपको मैं सब कुछ डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले आप यहां पर देखिए कि यहां पर जितने भी जीव जंतु हैं इनकी रक्षा के लिए, इनकी संख्या हालांकि कम होती जा रही है। यहां पर मनुष्य का जहां जहां प्रभाव बढ़ रहा है, मनुष्य हर चीज को नुकसान पहुंचाता है, इसी चीज के लिए वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए यहां पर प्रतिवर्ष एक सप्ताह सेलिब्रेट किया जाता है। और 2020 में ये मनाया गया 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक। तो यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए है। और यहां पर इसकी थीम भी पूछी जाती है, तो इसकी थीम मैं आपको बता दूं, इसकी थीम आप नोट कर सकते हैं। इसकी थीम है एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप। यहां पर ह्यूमन और एनिमल के बीच रिलेशनशिप की एक्सप्लोरिंग अर्थात बढ़ावा देना, तो ये यहां की थीम रही है। सन 1952 में भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन हुआ और उसके बाद यहां पर भारत वन्यजीव सप्ताह की मनाने की घोषणा हुई और हर वर्ष 2 से 8 अक्टूबर के बीच में ये मनाया जाता है। तो यहां पर राइट आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। यहां पर मैं आपको बताऊं, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो सबसे पहले मैं आपको उनके बारे में बता देता हूं। ये बनाए गए हैं M.A. गणपति जी। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है। और M.A. गणपति कौन है, तो बेसिकली ये उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के IAS ऑफिसर हैं। इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी बता देता हूं। बेसिकली राकेश अस्थाना को क्या बनाया गया था, सारी चीजें मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूंगा। राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल, जिसको क्या कहते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का बल का महानिदेशक नियुक्त किए जाने के बाद यह पद खाली पड़ा हुआ था। और यहां पर M.A. गणपति जो कि 1986 उत्तराखंड के IAS अधिकारी के रूप में चयनित हुए थे और अभी वर्तमान में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन के महानिदेशक बनाए गए हैं। आपको एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं, यहां पर नगर विमानन मंत्रालय की तरफ से एक स्कीम चलाई जा रही थी जिसका नाम था उड़ान का फुल फॉर्म क्या है, उड़े देश का आम नागरिक, U फॉर उड़े देश का आम नागरिक। बेसिकली ये यहां पर स्कीम थी। यहां पर मोदी जी ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करेगा। मोदी जी का स्टेटमेंट था उड़ान की स्कीम के लिए और यहां पर बहुत ही सस्ती उड़ान की सेवा देने की यहां पर इन्होंने वादा किया था। तो यहां पर उड़ान के साथ साथ मैं आपको और बता देता हूं, इसकी जो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी डियर एस्पायरेंट 1978 में। और इसका मुख्यालय कहां है, हेडक्वार्टर कहां है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन से। क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं। यहां पर अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर की एयर राइफल में स्वर्ण पदक किस भारतीय के नाम रहा है, तो सबसे पहले मैं आपको उनकी फोटो दिखा देता हूं। इनका नाम है विष्णु शिवराज पांड्यन और इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बता दूंगा ताकि आपको इनके बारे में सब कुछ पता रहे। 3 अक्टूबर 2020 को ऑनलाइन निशानेबाजी की यहां पर चैंपियनशिप शुरू हुई जिसमें 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है भारत के विष्णु शिवराज पांड्यन ने। और बेसिकली यह 16 वर्ष के बालक हैं। सिर्फ इनकी एज कितनी है, 16 साल के हैं। और इस दुनिया के 27वें नंबर के निशानेबाज फ्रांस के एंटने जोरमेंट को दूसरे नंबर पर छोड़कर पहले नंबर पर गोल्ड मेडल जीता है विष्णु शिवराज पांड्यन ने। और यहां पर इन्होंने प्रूव कर दिया कि इंडियन किसी से पीछे नहीं है। और यहां पर 2 दिन की ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 देशों के निशानेबाजों ने भाग लिया और यहां पर स्वर्ण पदक जीता है भारतीय लड़के ने, विष्णु शिवराज पांड्यन ने। तो यहां पर राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 ले लेते हैं। यहां पर अंतरराष्ट्रीय महिला पहलवान दंगल गर्ल बबीता फोगाट, आपने दंगल मूवी देखी होगी आमिर खान की, तो यहां पर गीता बबीता 2 बहनें रहती हैं। तो यहां पर गीता की बहन बबीता फोगाट ने किस राज्य के उप खेल निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है, तो आपको सबसे पहले इनकी फोटो दिखा देता हूं। ये है रियल की बबीता फोगाट को हरियाणा राज्य का, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा राज्य के उप खेल निदेशक के पद पर इनको अपॉइंट किया गया था। लेकिन हाल में ही इन्होंने ज्वाइन कर ली है भारतीय जनता पार्टी। और यहां पर पार्टी ज्वाइन करने के बाद इन्होंने कहा है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी प्रदेश से हो जाए तो उसे लाभ के पद पर नहीं रहना चाहिए। इन्होंने खुद स्वतः ही संज्ञान लेते हुए खुद ही ईमानदारी का परिचय देते हुए उप खेल निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है। ये अच्छे लोगों की पहचान होती है कि स्वयं से यहां पर कोई भी गलत काम खुद से नहीं करते हैं, खुद उन्होंने स्वतः ही इसके पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। तो यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 ले लेते हैं। यहां पर केंद्रीय कैबिनेट ने किस शहर के वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना को संशोधित लागत की मंजूरी दे दी है, तो सबसे पहले मैं आपको भारत के मैप पर उस स्टेट को दिखा देता हूं। इस स्टेट की राजधानी है यह शहर, तो आप समझ गए होंगे कि हुगली नदी के किनारे है कोलकाता
और कोलकाता में यहाँ कोलकाता के वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर की परियोजना को संशोधित लागत को हाल में मंजूरी मिल गई है, मंजूरी दे दी गई है। और यहां पर बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता के बारे में। कोलकाता कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, पॉइंट नंबर 1। और हुगली नदी किसकी सहायक नदी है? दामोदर नदी जाके हुगली में मिल जाती है। हुगली नदी किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है? किससे बढ़ जाती है? तो गंगा नदी से बढ़ के एक शाखा चली जाती है हुगली नदी पर और दूसरी पद्मा के रूप में जाती है बांग्लादेश में। तो यहां पर हुगली नदी में जो दामोदर मिलती है वह सबसे प्रदूषित नदी है, देश की सबसे प्रदूषित नदी, जिसे जैव मरुस्थल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक भी मछली, कीड़े मकोड़े, मेंढक कुछ भी नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा प्रदूषण हो चुका है दामोदर नदी में। दामोदर नदी बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है और जो जाके मिलती है हुगली में। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी। यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 ले लेते हैं। 8 अक्टूबर को पूरे देश में कौन सा दिवस मनाया गया? तो आपको सबसे पहले मैं यहां पर फोटो दिखा देता हूं। हम बात कर रहे हैं भारतीय वायुसेना के बारे में। तो यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, भारतीय वायुसेना दिवस। यहां पर ऑप्शन नंबर ए है, यहां पर हमारा भारतीय वायुसेना दिवस। यहां पर विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना हमारे भारत की है। भारतीय वायुसेना ने अपने स्थापना दिवस को भारतीय वायुसेना दिवस के तौर पर 8 अक्टूबर को पूरे देश में यहां पर मनाया है। तो राइट आंसर है हमारा यहां पर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 14 ले लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वच्छ राष्ट्रीय मिशन के किस नाम से वायु प्रदूषण रोधी अभियान शुरू किया है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कल हमने डिस्कस किया था। तो प्रीवियस डे का, पिछले दिन के वीडियो का एक क्वेश्चन हम जरूर पूछते हैं, तो एक कल का क्वेश्चन है और आपको इसका राइट आंसर देना है। जल्दी से आप मुझे बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देश के मैप पर हम दिल्ली को यहां पर लोकेट कर लेते हैं, क्योंकि मेरा एम रहता है कि करंट अफेयर के साथ साथ आपको देश और वर्ल्ड के मैप के बारे में जानकारी ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कराऊं, ताकि आपको हर चीज की नॉलेज मिलती रहे। तो क्वेश्चन नंबर 14 लकी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद दूसरा लकी क्वेश्चन है हमारा, भारतीय निशानेबाज यशस्विनी सिंह देशवाल ने हाल में ही कौन सा अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी गोल्ड मेडल जीता है? तो आपको ये बताना है। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। ये है हमारे देश की बेटी, इनका नाम है यशस्विनी सिंह देशवाल। आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी में कौन सा गोल्ड मेडल इन्होंने कौन सा वहां जीता है। जल्दी से आप मुझे बता दीजिए दोनों क्वेश्चन के। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो सेम यूट्यूब चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ऑसम डे।